सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक जज्बा है आजादी का, बलिदान का और एक ऐसी सोच का जो सब कुछ बदल देने का हौसला रखती थी। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ उनकी कहानी न सुने बल्कि उसे महसूस करें, क्योंकि जब आप किसी कहानी को अपने मन के कैनवस पर बनाते हैं आपकी इमेजिनेशन एक्टिव होती है, और जब इमेजिनेशन का इंजन चलता है दिमाग के सर्किट्स तेज हो जाते हैं। इसीलिए यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ऑडियो में है, आप देखेंगे नहीं, आप महसूस करेंगे। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए सबसे अलग और सबसे डेंजरस रास्ता चुना। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। ब्रिटिशर्स की नजर से छुपकर रशिया जाने से लेकर नाजी जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर से मिलने तक सारे के सारे मूव्स हद से ज्यादा रिस्की थे। 15 ऑफ जनवरी 1941, a person in the garb of a Muslim priest gets into a car from a house in Elgin Road in Kolkata and drives towards Bihar. In Bihar, this gentleman gets into the Kalka mail train headed for दिल्ली। भारत की आजादी के लिए बोस इतने इंपॉर्टेंट थे कि लोग मानते हैं कि पटेल जी के बाद बोस ही एक ऐसे लीडर थे जो आजाद भारत को लीड करने के लिए कैपेबल होते। उनकी स्पीच में इतनी पावर थी कि हार मान चुके सोल्जर्स ने आजाद हिंद फौज ज्वाइन करके अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी। वेदरवी सर्वाइव नॉट वेदरवी individually live to see India if are not we are confident that India shall be free. We are confident that ang American imperialism will be white of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will remove once for all। बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की थी और उसके थ्रू भारत के लोगों से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की अपील करते रहे। मतलब बोस को जहां से भी रास्ता मिलता था, जो भी ऑप्शन मिलता था, उसको 100% भारत की आजादी के लिए वो यूज करने की कोशिश करते थे। लेकिन देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी भारत के ही कुछ लोग इन पर यह आरोप लगाते हैं कि बोस में हिटलर और मुसोलिनी जैसे फासिस्ट डिक्टेटर वाली टेंडेंसीज थी, क्योंकि बोस कांग्रेस सपोर्टेड फ्रीडम फाइटर्स की गुड बुक्स में नहीं थे। इसलिए ऐसे बाकी सारे रिवॉल्यूशन की तरह उन्हें भी कभी उस लेवल की रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। और इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम भारत के इस लेजेंड फ्रीडम फाइटर के बारे में ऐसा काफी कुछ डिस्कस करेंगे जो शायद आपको कभी भी नहीं बताया गया। 23 जनवरी 1871 में पैदा होते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनके टोटल 14 भाई बहन थे और इनके पिताजी एक लॉयर थे। वैसे फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। सावरकर, नेहरू, गांधी, पटेल, आप जितने बड़े नाम देखोगे सबने लॉ की पढ़ाई करी है और इनमें से ज्यादा लोग फॉरेन में पढ़ के वापस आए थे। ऐसा लगता है कि आजादी की लड़ाई फॉरेन रिटर्न वकीलों ने ही लड़ी थी और इस बात पर कभी एक दिन अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। खैर, अभी बोस पर वापस आते हैं। बोस की फैमिली के पास ठीक ठाक पैसा था, इसीलिए अच्छे स्कूल में गए और बाद में इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस लौटे। बोस जिस स्कूल में गए थे वहां इंग्लिश सीखना कंपलसरी था और उसमें भी बाइबल के साथ ब्रिटेन की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब कुछ पढ़ाया जाता था। बोस के फादर मानते थे कि बच्चे इंग्लिश और ब्रिटिश कल्चर अगर सीख जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अच्छी नौकरी इनको मिल जाएगी, जबकि बोस की मदर इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो महाभारत रामायण इनको मिल जाएगी। सबकी स्टोरी सुनाया करती थी, देवी दुर्गा की पूजा करती थी और बंगाली रिलीजियस सॉन्ग्स गाती थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में अपने बच्चों को सिखाती थी। और इस सब का असर सुभाष चंद्र बोस पर काफी ज्यादा पड़ता है। जब बोस 1909 में कटक के रेवन शॉ कॉलेजिएट स्कूल में पहुंचे तो वहां हिंदू कल्चर से जुड़े और वहां उपनिषद, वेद और बंगाली और संस्कृत लैंग्वेज पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। और उसके बाद ही उन्होंने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और अपनी मदर की तरह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने लगे। स्वामी विवेकानंद जी का बोस के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि आगे चलकर वो एक जेल में रहते हुए लिखते हैं कि अगर आज विवेकानंद जी जिंदा होते तो मैं उनके पैरों में होता। स्कूलिंग के बाद 1913
जनवरी में बोस पहुंच जाते हैं कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में और वहां पर एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से मिलते हैं। ये फोर्टन, ये इंसान इंडियन कल्चर से नफरत करता था, उल्टे सीधे कमेंट पास करता था और इंडियन स्टूडेंट्स को मारता भी था। अचानक से एक दिन खबर आती है कि प्रोफेसर साहब पर कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने अटैक कर दिया है और चप्पलों से इनकी पिटाई कर दी है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनको मारने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप में बोस भी शामिल थे। यह बात सामने आते ही बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ साथ कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से भी रस्टिकेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और 1918 में अपनी बीए की डिग्री पूरी कर लेते हैं। इधर बोस की डिग्री पूरी होती है और उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है और प्रोफेसर की पिटाई वाले कांड के बाद इनके पिताजी काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि लड़के की सरकारी नौकरी तो अब कैसे ही लग पाएगी। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद वो इन्हें भेज देते हैं इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए। बोस वहां पर प्रिप प्रश्न के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेते हैं। बोस पढ़ाई में काफी शार्प थे, सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन करते हैं और साल 1920 में सिविल सर्विसेज का फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं और उसमें इनकी 4th रैंक आती है। लेकिन सेकंड राउंड अभी बाकी था। बोस को लगा कि ऐसे सरकारी नौकरी करके तो वो अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने ड्रॉप आउट करने का डिसीजन ले लिया। इसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र और मदर को कन्विंसिंग ऐसे भारत वापस लौट आए। पिताजी एक बार फिर से इस बात से नाराज हो गए, लेकिन इनके भाई कांग्रेस में थे तो उनके सपोर्ट से इन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में बोस मिलते हैं चित्तरंजन दास से, वो भी एक लॉयर थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और यही आगे चलकर बोस के पॉलिटिकल गुरु बन जाते हैं। 16 जुलाई 1921 को बोस इंग्लैंड से मुंबई पहुंच जाते हैं और आते ही सीधे महात्मा गांधी जी के साथ एक मीटिंग करते हैं। महात्मा गांधी खुद भी 6 साल पहले ही साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के बाद कांग्रेस में एक बड़े नेशनल लीडर बन चुके थे। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ही बोस और गांधी जी के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस साफ नजर आने लगते हैं। गांधी जी तब ऑलमोस्ट 40 साल के हो चुके थे और बोस सिर्फ साल के थे। लेकिन इस मीटिंग में गांधी जी ये क्लियर नहीं कर पाए कि जिस आजादी की वह बातें कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए एग्जैक्टली उनके पास प्लान क्या है। सावरकर और भगत सिंह की तरह बोस एकदम क्लियर थे कि आजादी के लिए एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन होना जरूरी है और गांधी सिर्फ नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस उस टाइम पर एक बड़ी पार्टी बन चुकी थी, इसीलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी बोस बंगाल कांग्रेस का पार्ट बनते हैं और चित्तरंजन दास जी की लीडरशिप में बंगाल में ही नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को लीड करने लगते हैं। बंगाल में उन्होंने यूथ एजुकेटर, जर्नलिस्ट और वॉलेट्स के कमांडेंट जैसी अलग अलग पोस्ट पर काम किया। इसके साथ ही उन्होंने इलाहाबाद में 1921 में स्वराज नाम से एक न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया। इन सब के चलते दिसंबर 1921 में इनकी जेल जाने की जर्नी शुरू हो जाती है। जर्नी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले 20 सालों में इन्हें 11 बार जेल भेजा जाता है। बोस पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने लगे थे। 1924 में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ बन जाते हैं और उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास, वो उस टाइम पर कोलकाता के मेयर थे। इन दोनों ने साथ मिलकर कोलकाता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। लेकिन बोस को किसी सरकारी नौकरी में नहीं रहना था। वो लीज और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहे और सीक्रेट रिवॉल्यूशन मूवमेंट भी चलाने लगे। इसके चलते पहले अंग्रेजों ने 1924 में ही उन्हें अरेस्ट करके अलीपुर जेल भेजा और उसके बाद देश से बाहर ब्रिटिश वर्मा यानी कि म्यांमार की मेंडले जेल में भेज दिया, जहां वो 1927 तक रहे। इसी जेल में रहते हुए बस को टीबी भी हो गई थी। जेल से वो काफी टॉपिक्स पर लिखते रहे और भारत में उनकी पॉपुलर बढ़ती रही।